तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्राउन रूल के कुछ एक्ट्स की बात की थी और अब नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1919 था वो अब इफ़ेक्ट में आ पाया था 3 साल बाद। और इस एक्ट को मोंटागू किम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है क्योंकि जो मोंटागू थे वो सेक्रेटरी स्टेट थे इंडिया के और लॉर्ड किम्सफोर्ड उस टाइम पर वाइस रॉय थे इंडिया के। इस एक्ट ने जो सेंट्रल पावर थी प्रोविंसेस के ऊपर उसको लूज़ कर दिया था और इसने जो प्रोविंशियल मैटर्स थे वो भी सेपरेट कर दिए थे 2 कैटेगरीज में, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। तो जो गवर्नर था वो ट्रांसफर्ड टॉपिक्स पे उनको मैनेज करता था, उन पे डिस्कशंस करता था और जो मिनिस्टर्स थे वो अकाउंटेबल थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के और जो गवर्नर और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो रिजर्व्ड टॉपिक्स मिल के हैंडल करते थे। और ये जो डुअल गवर्निंग स्ट्रक्चर था इसको डायरकी का नाम दिया गया। डायरकी मतलब एक नेम है जो ग्रीक वर्ड डायआर्क से डिराइव किया गया। डायआर्क मीन्स डबल रूल। और इस एक्ट ने जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो भी इस्टेब्लिश किया जिसमें डिस्टिंक्ट इलेक्टोरेट्स, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए सिख लोगों को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। इस एक्ट ने रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजेस भी इशू की बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्सेशन और एजुकेशन। और इसी एक्ट के अंडर एक न्यू ऑफिस भी इस्टेब्लिश हुआ, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के लिए लंदन में, और उसको कुछ टास्क मिल गए जो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैंडल करता था। इसी एक्ट ने पहली बार जो प्रोविंशियल बजट्स थे यानी कि जो स्टेट का बजट था उसको सेंट्रल बजट से डिटैच कर दिया, मतलब सेपरेट कर दिया। और इसने यह भी ऑथराइज़ किया जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स है वो प्रोविंसेस का बजट इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये एक सेकेंड स्टेप है एक फुली अकाउंटेबल गवर्नमेंट का इंडिया में। ये एक बहुत ही लॉन्ग और थॉरो डॉक्यूमेंट था जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स। इस एक्ट ने सेंटर और यूनिट को 3 लिस्ट में सेपरेट किया। पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट जो सेंटर के लिए थी जिसमें 59 आइटम्स आते थे। नेक्स्ट लिस्ट थी प्रोविंशियल लिस्ट जो प्रोविंसेस के लिए थी जिसमें 54 आइटम्स आते थे। एंड लास्टली थी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 36 आइटम्स आते थे और वो थी फेडरल और प्रोविंशियल का एक कंबाइंड लिस्ट। तो जो फेडरल लिस्ट थी उसमें सिर्फ सेंटर हैंडल कर सकता था, उसमें जो भी आइटम्स आते थे उसके रिगार्डिंग सिर्फ सेंटर ही डिसीजंस ले सकता था। प्रोविंशियल लिस्ट में सेम तरीके से सिर्फ प्रोविंसेस यानी कि सिर्फ स्टेट्स ही डिसीजन ले सकती थी और इसमें सेंटर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था। लास्ट लिस्ट जो थी कॉन्करेंट लिस्ट, अब इसमें दोनों के पास इनफ पावर थी कि वो दोनों मिल के एक म्यूचुअल डिसीजन ले पाएँ, यानी कि स्टेट्स प्लस द सेंटर दोनों मिल के जिस भी डिसीजन पे आते थे वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट इस तरीके से थी और इसमें आते थे 36 आइटम्स जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो हम नेक्स्ट एक्ट की तरफ चलते हैं जो कि है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया ब्रिटिश रूल का एंड इंडिया में और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था माउंटबेटन प्लान और यही सब का आउटकम था यह एक्ट जो कि है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसने ब्रिटिश अथॉरिटी को पूरी तरीके से एंड कर दिया था इंडिया में और इंडिया को स्टैब्लिश कर दिया था एक इंडिपेंडेंट एंड सावरन स्टेट की तरह। इस एक्ट ने एक और चीज़ की थी कि इसने इंडिया को डिवाइड कर दिया था 2 डोमिनियंस में, इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास यह राइट थी कि वो विड्रॉ कर सकता था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से
अगर उसका मन है। और इसी एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ को, जो कि दोनों डोमिनियंस की थी, इंडियन डोमिनियन एंड पाकिस्तान डोमिनियन, उनको एक अथॉरिटी दे दी कि वो लेजिस्लेट कर सकती हैं अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स के लिए। यानी कि जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा, वो अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड लॉज बना सकते हैं। इसी एक्ट ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एलिमिनेट कर दिया था इंडिया से और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कॉमनवेल्थ अफेयर्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया था। इस एक्ट ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी पे एक एंड लगा दिया, जो इंडियन प्रिंसली किंगडम्स में इतने ईयर्स से रूल कर रहा था। और इसने प्रिंसली किंगडम्स को एक ऑप्शन भी दिया कि या तो वो इंडिया के डोमिनियन से ज्वाइन कर लें और या फिर वो पाकिस्तान के डोमिनियन से ज्वाइन कर लें, और या फिर वो सिर्फ अपना सेपरेटली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। यानी कि ना तो वो इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करें और ना वो पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन करें। तो यही थे क्राउन रूल के रिमेनिंग एक्ट्स, और बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।